नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके सामने आज फिर लेकर हाजिर हूँ। बीएड सेकंड ईयर का स्पेशल री एग्ज़ाम जो आगरा यूनिवर्सिटी के हुए हैं 2020 वाले, तो पेपर कोड जो है 202 असेसमेंट ऑफ और लर्निंग और सीरीज बी है इसकी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इन्होंने जो भेजा है मेरे पास पीडीएफ में, तो ये सही से पेपर नहीं भेजा है, आधा सा हिंदी के ही भेज दिए हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो दिखाई नहीं देते। तो चलिए आइए बताते हैं। ये पेपर जो हुआ है वो 100 क्वेश्चन थे इसमें प्रश्न पुस्तिका में, और उनमें से 60 जो प्रश्नों के OMR शीट पे अंकित करने थे, यानी 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर पेपर सॉल्व कराइए, जो अभी 2 सितंबर से हो रहे थे उनको। तो चलिए आइए शुरू कराता हूँ मैं। पहला है इसमें केंद्रीय वर्ती मान व प्राप्तांक हैं। ऑप्शन ए में है जिसके दोनों ओर विचलन असमान होते हैं, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं, जिसके दोनों ओर विचलन नहीं होते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, जिसके दोनों ओर विचलन समान होते हैं। अगला ऑप्शन है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है सहसंबंध, मध्यमान, टी परीक्षण, सार्थकता का स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्यमान। तीसरा ऑप्शन है ये 2, 3, 5, 7, 10, 5 इन संख्याओं का मध्यमान निकाला है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसका सूत्र ये है, इन सभी को आपस में जोड़ लो तो ये करीब 42 बैठते हैं। और ये इन संख्या जितनी भी है 6 संख्याओं को भाग देते, जितनी संख्या उतनी का भाग देते हैं। तो 6 सत्ते 42 यानी 7 होगा, बी आंसर सही होगा इसका। अगला है जब अव्यवस्थित प्राप्तांक या अन्य मापन विस्तार क्रम के अनुसार व्यवस्थित हों तो श्रृंखला का मध्यमान बिंदु मध्यांक कहलाता है। यह कथन किसने कहा? तो डॉक्टर A.L. बाउले, रॉस, E.H. गैरेट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर A.L. बाउले का है ये। अगला है प्रमाणिक विचलन में विचलन को सदैव निकाला जाता है समांतर माध्य से, बहुलांक से, या आवृत्ति से, या सहसंबंध से। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 9 का ए, समांतर माध्य से। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला है दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध की ओर संकेत करता है। तो मानक विचलन, सहसंबंध, बहुलकांक या मध्यमान। तो दो चरों में पाए जाने वाले सहसंबंध होता है, कोरिलेशन होता है ये। तो 10 का बी सही होगा इसका, ये वाला। अगला ऑप्शन है प्रतिमान प्राप्तांक हैं सिग्मा या जेड प्राप्तांक, या टी प्राप्तांक, या स्टेनाइन प्राप्तांक, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जेड, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान सदैव होता है 0, 1, आधा या 2। तो इसका राइट आंसर है 0 होता है इसका हमेशा मध्यांक। तो ये ऑप्शन सही है। अगला है ये सीरियल में नहीं, PDF बना के दिया है उन्होंने। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप पेपर मुझे प्रोवाइड कराएं तो आप लोग जो है उसका सही PDF बनाएं, जैसे सीक्वल में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकूँ। अब आपने इन लोगों ने इन्हें तो आधा आधा खींच के दिया है, तो जैसा भी है मैं आपको करा दे रहा हूँ। और यदि आपके पास सही PDF वगैरह हो तो मुझे सेंड कर दें, मैं आज अपना मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर बता दूँगा। तो चलिए इसमें नेक्स्ट है आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं परिणाम, सीखने वाले की उपस्थिति, परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41 का आंसर जो आपका होगा वो ए होगा, परिणाम होगा।
ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में मापन एवं मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वही होते हैं। ऑप्शन ए वही उसके कार्य हैं, वही उसकी उपयोगिता है, वही उसका महत्व है, उपरोक्त सभी। तो 42 का जो आंसर होगा वो डी होगा। उपरोक्त सही डी होगा। अगला है, परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी होगा 43 का, उपयुक्त सभी। अगला है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए अवलोकन विधि, अनुसूची विधि, परीक्षण बैटरी या समाजमिति विधि। तो इसका राइट आंसर होगा 44 सी, परीक्षण बैटरी। देखिए ये इन्होंने जो भेजा है बहुत ही पुअर रेयर कंडीशन में भेजा है, तो जैसा भी आपको दिखाई दे आप उस तरीके से देखें और अपने मिला लें। ये बी सीरीज का उन्होंने भेजा है मुझे, ठीक है। अगला है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नों की रचना, नियोजन, प्रशासन या अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। तो ये 53 है। 53 का जो है ये ऑप्शन सही होगा, प्रश्नों की रचना, ठीक है। अगला है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है प्रत्यास्मरण पर, पहचान पर, प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। ब्लूप्रिंट को कहा जाता है त्रिदशा सूचक, मनोदशा सूचक, स्मृति सूचक, कार्यशैली सूचक। तो इसे कार्यशैली सूचक कहा जाता है। वैसे इसे ये भी कहा जाता है त्रिदशा सूचक, लेकिन यहाँ उपयुक्त जो दिख रहा है वो कार्यशैली सूचक जो उपयुक्त ज़्यादा है, ठीक है। अगला है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्न प्रकार, उपरोक्त सभी। तो मैंने अभी बताया था ये ऊपर वाला जो है ब्लूप्रिंट को कहा जाता है त्रिदशा मूल सूचक। तो ये तीनों दशा ये होते हैं, उद्देश्य, विषय वस्तु और प्रश्न। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। अगला है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह, ऑप्शन ए परीक्षक के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, विद्यार्थियों के विचारों से प्रभावित होता है, या बाह्य परिस्थिति से प्रभावित होता है, या वैधता को शामिल किए होता है। तो ये 88 है। तो 88 का जो है आपका सही होगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो भी यदि परीक्षण में होगा, परीक्षण विश्वसनीयता है तो वह वैधता भी होगी उसकी। तो ऑप्शन डी होगा इसका आपका सही, ठीक है। इसमें ये इन्होंने दिया है परीक्षक के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। परीक्षक के दृष्टिकोण से क्यों प्रभावित होगा भाई? उससे क्या मतलब है? उससे नहीं होगा प्रभावित, क्योंकि जो भी परीक्षण बनाया जाता है या जो भी परीक्षण किया जाता है या जो भी टेस्ट बनाया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता और वैधता के साथ संबंध होता है। इसमें डी आएगा, ऑप्शन डी वैधता। अगला है, पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। विश्वसनीयता गुणांक, वैधता, बारंबारता या तुलनात्मक। 89 का जो होगा वो विश्वसनीयता गुणांक, यानी यही होगा इसका आंसर, विश्वसनीयता गुणांक। अगला है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है किससे है भाई? परीक्षण निर्माता से कोई मतलब, प्रयोज्य से नहीं, परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से, परीक्षक के व्यक्तित्व से। देखिए
परीक्षण वैधता, जो अगर कोई टेस्ट बनाया गया है तो उसकी वैधता क्या होगा, परीक्षण के निर्माण के उद्देश्य, यानी जिन उद्देश्यों को लेकर वो बनाया गया है उनकी वह पूर्ति करता है अथवा नहीं, इस चीज़ का ज़्यादा मायने रखेगा। बल्कि इसी चीज़ के ऑप्शन सी सही होगा आपका, 90 का क्या होगा बेटा, सी सही होगा। प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक, प्रभाषात्मक, विश्लेषणात्मक या बहुप्रश्न। तो 79 का सी ऑप्शन सही होगा, विश्लेषणात्मक होता है प्रत्याभिज्ञान। ये प्रश्न जो मैं दे रहा हूँ बिल्कुल 100% सही है, ये नहीं है कि इसमें कोई गुंजाइश हो। जिस क्वेश्चन में भी गुंजाइश है तो मैंने वो आपको बता दिया दे दूंगा आगे, लेकिन जो भी मैं दे रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी से भी मिला लीजिए आप। अगला है, नकल की संभावना अधिक होती है। तो भाई किस में होती है, निबंधात्मक परीक्षा में, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, साक्षात्कार में, उपरोक्त सभी में। तो भाई नकल की संभावना क्या होती है, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इशारे ही इशारों में बहुत सारी नकल हो सकती है। तो अब बी ऑप्शन इसका सही होगा, वस्तुनिष्ठ। अगला है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए है, परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है, अत्यधिक परिश्रम, समय एवं धन की आवश्यकता, छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन, या उपरोक्त सभी। तो इसमें 81 में जो है डी आएगा, उपरोक्त सभी आएगा आपका। अरे कहाँ गया, एक मिनट, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण को मुख्य रूप से श्रेणियों में विभक्त करते हैं। शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 63 का सी ऑप्शन सही होगा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है तो वो शाब्दिक नहीं हो सकती, अशाब्दिक होंगे। तो ये पहला गलत है। दूसरा, जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी शाब्दिक कह रहा है, शब्दों का भाषा मतलब शब्द, तो ऑप्शन ये सही हो, बी होगा इसका सही। जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है तो इसमें चित्रात्मक हो गई, अशाब्दिक हो गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका 64 का बी ऑप्शन होगा। अगला है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को विभाजित किया जाता है। तो ऑप्शन ये, पेपर पेंसिल परीक्षण के रूप में, निष्पादन परीक्षण के रूप में, पेपर पेंसिल तथा निष्पादन परीक्षण दोनों के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मतलब है यानी शब्दों का कोई प्रयोग नहीं है, यहाँ केवल चित्र बनाने हैं आपको। पेपर पेंसिल परीक्षण के रूप में केवल ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, देखिए इस तरीके की इन्होंने PDF भेजी है, बड़ा कुछ जो है रेयर कंडीशन भेजी है, पता नहीं B.Ed कर रहे हैं कैसे टीचर हैं ये। यह बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता चित्रण के मापन से संबंधित परीक्षण है। केवल शाब्दिक परीक्षण, केवल अशाब्दिक परीक्षण, या शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों परीक्षण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 का सी ऑप्शन सही होगा, शाब्दिक एवं अशाब्दिक दोनों बनाए हैं, ठीक है। अगला है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण है। भारतीय स्थिति में निर्मित, भारतीय स्थिति में मानकीकृत, भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 73 का सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारतीय स्थिति में निर्मित एवं मानकीकृत दोनों हैं 1972 में, ठीक है, पासी का जो है। अगला है, ये 74 है। अब इसमें क्या क्या देखूँ, क्या पढ़ूँ। उपलब्ध परीक्षण में मुख्य रूप से
आकलन किया जाता है? छात्रों की स्मृति का, छात्रों के व्यक्तित्व का, विद्यार्थी द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान, या विद्यार्थियों की शारीरिक आर्थिक, ऐसा ही कुछ लिखा है इसमें, वो दिख नहीं रहा मुझे। तो 74 का आपका सी होगा, विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है? आयु आधार विधि द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, साक्षर विधि द्वारा, या अनुसूचित विधि द्वारा। तो परीक्षण मानक जो होते हैं, देखो अवलोकन जो मानक परीक्षण इसमें नहीं है, साक्षात्कार भी मानक परीक्षण नहीं है, अनुसूचित विधि मानक परीक्षण नहीं है। मानक परीक्षण क्या है? बच्चे की आयु जो मेंशन करना है। तो ऑप्शन ए सही होगा 85 में से, आयु को आधार मानकर। जैसे 12 से जैसे बेसिक को बना के, यानी प्राइमरी के बच्चों को, तो आयु उनकी हुई प्राइमरी के 5 से लेके 10 तक के वर्ष की, तो प्राइमरी बेसिक एजुकेशन में होती है। ठीक है ना, 5 साल का बच्चा प्राइमरी में बैठता है 6वीं साल से, और 7वीं 8वीं 5 साल होंगे तो 10 साल का होगा। तो कोई भी टेस्ट बनाया जाएगा तो बच्चे की एज को देना, 10 साल तक का बच्चा क्या कर सकता है उसको देख के। तो आयु का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है, स्वैच्छिक, पारदर्शी, परिवर्तनशील, आवश्यक रूप से प्रायोजन पूर्ण रूप एवं मानकीकृत। तो 86 का इसका होगा, आवश्यक रूप से प्रयोजन पूर्ण मानकीकृत। क्योंकि उत्तम आकलन क्या होगा? आवश्यक हो उसकी और प्रयोजनपूर्ण हो, तभी तो मानकीकृत होगा। पारदर्शी यहाँ लगाया है आपने, तो पारदर्शिता वाली बात नहीं है, एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन स्वैच्छिक हो नहीं सकता, परिवर्तनशील हो नहीं सकता। यहाँ पारदर्शिता इतना नहीं है, आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण और मानकीकृत होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन जरूर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं, क्या है? विश्वसनीयता एवं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, व्यवहारिकता, उपयुक्त सभी। तो 87 का जो ऑप्शन होगा डी होगा, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता एवं वैधता भी होगी, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता भी होगी, व्यवहारिकता भी होगी। तो डी ऑप्शन सही है इसका। अगला है 75 का, उपलब्ध परीक्षणों के प्रारूप होते हैं? मानकीकृत उपलब्ध परीक्षण, अध्यापक निर्मित उपलब्ध परीक्षण, मानकीकृत एवं अध्यापन निर्मित उपलब्ध परीक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपलब्ध परीक्षण जो होते हैं आपके, वो दोनों प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी होते हैं, अध्यापक निर्मित भी हो सकते हैं। जैसे कोई शॉर्ट टाइम में हो तो दोनों ही हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन ठीक होगा इसका। अगला है, अध्यापक निर्मित उपलब्ध परीक्षण हैं, वस्तुनिष्ठ, निदानात्मक, निबंधात्मक, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही होगा। वो वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है, निदानात्मक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स होगी, निबंधात्मक भी हो सकता है अगर लेखन रीति को देखा जाए, तो उपयुक्त सभी डी आएगा इसका। अगला है, व्यक्ति को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली में, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में, उपरोक्त दोनों परीक्षण प्रणाली में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 77 का बी होगा, निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में होता है केवल, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला है, निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं, किस चीज़ का मूल्यांकन करती हैं निबंधात्मक परीक्षाएं? देखिए, ऑप्शन ए विस्तृत अध्ययन का, विद्यार्थियों की लेखन शैली का, उच्च मानसिक योग्यताओं का, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका डी आएगा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो निबंधात्मक मूल्यांकन जो होता है विस्तृत अध्ययन का होता है, जो डीपली पढ़े होती है, विद्यार्थियों की लेखन शैली भी उससे मालूम पड़ जाती है, राइटिंग कैसा है, किस तरीके से लिखता है। उच्च मानसिक योग्यता यानी क्रिएटिविटी कितनी है उसकी, सोचने की क्षमता कहाँ तक है उसकी, वो सब तीन चीज़ें। तो उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन आएगा इसका। अगला है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा है? आई के डेविस, कार्टर वी गुड, वी एस ब्लूम, बी एफ स्किनर। तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा, बी एस ब्लूम का है ये। ठीक है। अगला है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकते हैं?
ज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में, मनोक्रियात्मक क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन डी होगा, तीनों ही चित्रों में लाते हैं। अगला, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। अधिगम प्रक्रिया को सरल, मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन, शिक्षक के लिए विषय वस्तु को सरलता को समझना, या शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा, अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाना। ठीक है। अगला है, रॉबर्ट मेगर के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। स्किनर के क्रिया प्रक्रिया अनुबंध, ब्लूम के वर्गीकरण, आलपोर्ट व्यक्तित्व सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ब्लूम के जो वर्गीकरण है वो है इसका। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा 60 का। अगला है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है। देखो सुनो, क्या बच्चे ने क्या लगाया, ये क्रिएटिविटी थोड़ी ना दिख रहा उसकी। वो क्या कह रहा है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि यानी IQ लेवल का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण होना चाहिए? बुद्धि परीक्षण होगा। ऑप्शन बी डायरेक्ट दे रखा है बच्चे ने। अब इसको भी तुम गलत लगा रहे तो अब क्या करें? बुद्धि परीक्षण होगा इसका आंसर बी। अगला है, मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? गाल्टन द्वारा, बर्ड द्वारा, टर्मन द्वारा, विनय साइमन ने दिया। तो विनय द्वारा आ गया इसमें, डी ऑप्शन सही होगा। अगला है 56 है शायद, 56वां 57वां, हाँ 56वां है ये। व्यक्तित्व में निम्नलिखित, ये कि पढ़ने में थोड़ा सावधानी हो रही है। व्यक्तित्व में निहित गुणों या लक्षणों को मापना कहलाता है। यानी पर्सनैलिटी में जो निहित गुण हैं या लक्षण हैं उनको मापना कहलाता है। क्या कहलाता है? रुचि मापना, चिंतन मापना, बुद्धि मापना, या व्यक्तित्व मापना। तो जाहिर सी बात है, पर्सनैलिटी में कौन से गुण है, व्यक्ति के व्यक्तित्व गुण क्या हैं? तो व्यक्तित्व आएंगे तो पर्सनैलिटी मापन आएगा है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी। अगला है, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्तियों की, प्रक्षेपी प्रविधियां व्यक्ति के मन का मापन करती हैं। चेतन मन का, अर्धचेतन मन का, अचेतन मन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है सी होगा, अचेतन मन का। ठीक है। ' 67 है ये। तो इसका जो होगा 67 का सी होगा, अचेतन मन का, जो कि व्यक्ति के कुल भाग का कितना होता है? 9/10 भाग होता है ये। तो सी, अचेतन मन कितना होता है? 9/10 भाग। ठीक है, कुल मन का। अगला है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई? मरियन, मार्गन, वारेन, मन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा, मुरे है इसका नाम, मरे नहीं है, मुरे एवं मार्गन नाम है इसका, मुरे एवं मार्गन। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, इसमें देखिए समझ नहीं आ रहा मेरी, ये क्या पढ़ूँ मैं इसको, कुछ समझ आ रहा है या नहीं, ये समझ से बाहर है मेरा। ये 9 है, क्या पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, मेरी समझ से बाहर है भाई।
ये कह रहा है इसमें, पता नहीं, ऊपर वाला तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये 79 है शायद, हाँ नहीं 79 कौन सा है, 70 है ये, और ये 71 है। 70 व्यक्तित्व इतिहास विधि, व्यक्तित्व मापन की विधि है। अब इसमें क्या क्या लिखा है, पता ही नहीं इसमें क्या मैं पढ़ूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ देखिए, इसी पढ़ने लायक है। 82 है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति के ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर सकता है। यह कथन किसने कहा है, सुपर, फ्रीमैन, इवेल या थॉर्नडाइक। तो ये जो है 82 वाला सी है, रॉबर्ट एल इवेल, पूरा नाम है इसका रॉबर्ट एल इवेल। तो ऑप्शन सी सही है इसका। अगला है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलनांक, परीक्षण का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी होते हैं, उपरोक्त सभी। परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, परीक्षण विधियों का मानकीकरण, निष्कर्षों का मानकीकरण, उपरोक्त सभी। तो 84 का आपका डी होगा, ये उपरोक्त सभी होंगे। अगला है, ग्रेडिंग अंक स्तरीय आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना, शिक्षकों के कौशल एवं मूल्यांकन करना, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के दायित्वों का मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए राइट आंसर जो होगा वो ए वाला होगा, ये वाला, विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेडिंग स्तर का प्रदान करना। अगला है, अंक स्तरीय ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। तो देखिए, दांडेकर, थॉर्नडाइक या फ्राइड नहीं हो सकती, ठीक है। बैरो, हिल या स्किनर भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें स्किनर दे रखा है। केवल बैरो, दांडेकर तथा हिल ही होंगे, ठीक है। 100 हो जो है। और आगे कौन रह गया भाई, ये आ गया, हाँ 91 का। वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं सहसंबंध विधियां, अनुमानित तालिका, कारक विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो 91 में सी होगा, कारक विश्लेषण विधि, केवल कारक विश्लेषण। अगला है आपका, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी गतिविधियाँ और खेल स्पर्धा संबंधी गतिविधियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जो है, कौन सा है ये, 92। तो निबंधात्मक परीक्षण, और इसका ऑप्शन होगा डी, खेल स्पर्धा संबंधी क्रियाएं। क्योंकि देखिए, निबंधात्मक में ये प्रभावित हो सकते हैं, वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, सांस्कृतिक कार्य संबंधी गतिविधियाँ हो सकती हैं क्योंकि अपने, लेकिन खेल स्पर्धा संबंधी क्रियाएं नहीं हो सकती क्योंकि खेल तो सभी पहले से नियम निर्धारित होते हैं इन सबके। डी ऑप्शन सही होगा। अगला है, कारक विश्लेषण विधि के प्रकार हैं आर प्रविधि, टी प्रविधि, एस प्रविधि, उपरोक्त सभी। तो 93 का बी होगा, टी प्रविधि होगा, ठीक है। अगला है, तुलनात्मकता क्या अध्ययन करती है, एक विद्यालय का, एक व्यक्ति का, एक समाज का, दो विभिन्न समूहों का। तो आपने कोरिलेशन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, दो विभिन्न समूह होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी होगा, दो विभिन्न समूहों का। कोरिलेशन में क्या होता है, दो चरित्र तो होते हैं, यहाँ एक समाज से मतलब कुछ नहीं होता, एक व्यक्ति का मतलब नहीं, एक विद्यालय का नहीं। तुलना हम तभी कर सकते हैं तो दो चीज़ें होंगी, तो दो विभिन्न समूहों का, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। अगला है, यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में हमें किसी एक सुधार को प्रस्तावित करना है तो वह परीक्षा में ही संभव होगा। यह कथन किसके ने कहा है, तो देखिए, टी नन, जॉन डीवी, स्वामी विवेकानंद, शिक्षा आयोग 1949, राधाकृष्ण आयोग जिसे हम कहते हैं, इसने कहा है, ठीक।
अगला है शैक्षिक विषय वस्तुओं की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। मौखिक परीक्षाएं, लिखित परीक्षाएं, ए और बी दोनों प्रकार की परीक्षाएं में से कोई नहीं। तो 96 का सी होगा, क्योंकि परीक्षाएं मौखिक भी होती हैं और लिखित भी होती हैं। अगला है परंपरागत आकलन प्रणाली है। ठीक है, पहली बात तो सुनिए, परंपरागत आकलन प्रणाली कैसी होती थी जो पहले होती थी, और पहले किससे केंद्रित होती थी? शिक्षक केंद्रित आकलन पद्धति होती है। शिक्षक ने जो दे दिया अपनी समझ से वही। अधिगम विधि केंद्रित आकलन, इसका कोई मतलब नहीं है। कंप्यूटर केंद्रित, ये अभी स्टार्टिंग हुआ है। ग्रेडिंग पद्धति, ये भी अभी स्टार्ट हुआ है। अधिगम केंद्रित एनसीएफ द्वारा हुआ है, तो ये भी अभी हुआ है। तो परंपरागत मतलब पहले जो चली आ रही है रूढ़वादी वाली कंडीशन। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। छात्रों का सर्वांगीण विकास, ज्ञानोपार्जन करना, छात्रों की प्रवृत्तियों में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार कर लाना, या उपरोक्त सभी। तो 98 का ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होते हैं ये। अगला है संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। संचयी आलेख रिकॉर्ड, और संचयी आलेख कौन से होते हैं यहाँ पे? वार्षिक रिपोर्ट, प्रतिदिन उपस्थिति रिपोर्ट, मानसिक मूल्यांकन, सर्विस रिकॉर्ड। तो देखिए सर्विस रिकॉर्ड भी आलेख है, लेकिन यहाँ विद्यालय से संबंध है। हम टीचर हैं तो हमारा कैसे संबंधित है? विद्यालय। और विद्यालय में टीचर में क्या रिपोर्ट होती है? वार्षिक। दो चीज़ें होती हैं, मानसिक मूल्यांकन तो टेस्ट भी हो जाता है, प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर हो सकता है, और वार्षिक रिपोर्ट बच्चे की। ठीक है, तो वार्षिक रिपोर्ट डी पाएगा। वैसे तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी होना चाहिए, लेकिन यहाँ अधिक से अधिक संबंध किसका है? तो वार्षिक रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट कौन सी थी? एनुअल कार्ड। तो हम बच्चों के कार्ड जो है सालों तक रखते हैं संभाल के। हाई स्कूल, इंटर के रिजल्ट जो है कॉलेजों में हमेशा मिलेंगे तुम्हें। आज से 80 साल पहले को भी चले जाओगे, जब बोर्ड होंगे, जब 40 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले, तो वो भी सुरक्षित मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अगला है संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। प्रश्नावली, व्यक्तिगत व्रत अध्ययन या परीक्षण, बैटरी या प्रसंग अभिलेख। तो 46 का जो आपका है वो ए होगा, प्रश्नावली। ये ठीक है, पता नहीं इस बच्चे के कैसे नंबर आएंगे, बहुत सारे गलत हैं इस बच्चे के। देखिए आपको 100 में से अगर 60 क्वेश्चन करने हैं और उसमें से आप 50 या 40 नहीं मार के आओ, तो इससे ज़्यादा क्या होगा? अगला है इसमें 47, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। 4 समूहों के अंतर्गत, 2 समूहों के अंतर्गत, 3 समूहों के अंतर्गत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का सी होगा, 3 समूहों के अंतर्गत। ठीक है, अगला है एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे के विरोधी, उपरोक्त सभी। एक अच्छे उपकरण की समस्त 48 का है ये, तो डी होगा, उपरोक्त सभी होंगे। ठीक है, अगला है, बस ये सभी हो गए लगभग, मैंने सभी बता दिए आप सबको। अभी इसमें रह गए हैं कुछ जो है क्वेश्चन वगैरह। अगर आपके पास कोई भी इसका पेपर हो अच्छा सा जिसमें सभी क्वेश्चंस हों, तो आप मुझे प्रोवाइड करा दें, मैं दे दूंगा। लेकिन जिस बच्चे ने मेरे पास इतने ही क्वेश्चन भेजे हैं इसके, तो मैंने दिए हैं, ये आपको प्रोवाइड कराए हैं। और ऐसा नहीं है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है, वैसे तो थंबनेल पे मैं लगा ही दूंगा, लेकिन फिर भी जो है आप लोग उसी व्हाट्सअप पे मुझे दें, लेकिन कॉल ना करें कृपया करके, व्हाट्सअप ही करें चीज़ों को। या कोई व्यक्तिगत कोई क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप लोग इस पर डाल देते हो, तो मैं वैसे भी आपको जवाब देता हूँ। और एक और बात, मेरे चैनल को देख बहुत लोग रहे हो आप, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हो। ऐसा नहीं भाई, हमें भी अब रात के 2 बज रहे हैं करीब, देखिए कितना टाइम हो रहा है, 1:58 हो रहे हैं। नाइट में समय मिल पाता है तो कम से कम वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करें। और ये मेरा जो है शायद आगरा यूनिवर्सिटी का पहला चैनल है जिस पर मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप किसी से भी मिला के देख लें, बिल्कुल सही होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन के मैं कह नहीं सकता, अन्यथा ये 98 और
9% क्वेश्चन सभी सही हैं जो मैंने सॉल्व किए। आप किसी भी ऑथेंटिक बुक से मिला लें। तो चैनल को मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।